Now, next topic that we have is Python with XML. इनिशियली जब हम लोगों ने पाइथन स्टार्ट किया था और इसके बहुत सारे फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, तो उसमें एक टर्म था एम्बेडेबल या एक्सटेंसिबल जैसे करके मैंने आपको कुछ एक फीचर बताया था। तो वहाँ पे हमारे पास में एम्बेडेबल का मतलब बेसिकली इतना सा था कि यहाँ पे जभी भी हम किसी भी तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करें, चाहे मैं सी की बात करूँ, जावा की बात करूँ या पाइथन की बात करूँ, तो हमेशा क्या होता है हम पाइथन के टर्म्स में प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, जावा के टर्म्स में प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, सी के टर्म्स में प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से वर्किंग होती है, इसी तरीके से उनका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे किसी और लैंग्वेज को भी काम में लेना हो पाइथन के साथ में, मतलब दोनों लैंग्वेज साथ-साथ में काम कर रही है, दोनों की वर्किंग एक साथ में एग्जीक्यूट हो रही है, तो दैट इज़ नोन एज़ एम्बेडेबल नेचर। तो उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास में कई तरीके के टॉपिक्स गिवन हैं सिलेबस के अंदर। सबसे पहला है पाइथन विद एक्सएमएल, दूसरा है पाइथन विद जावा एंड तीसरा है पाइथन विद सी। तो सबसे पहले जो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पाइथन विद एक्सएमएल। अब यहाँ पे कल भी बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को एक्सएमएल का दिया था। एक्सएमएल हमारे पास में एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के टैग्स को काम में लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने HTML के अंदर काम में लिया है। अब HTML में और XML में ये डिफरेंस है कि HTML में हर एक वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्री डिफाइंड टैग को काम में लेना है। अगर मुझे यहाँ पे इमेज क्रिएट करनी है तो IMG टैग को काम में लेना ही होगा। अगर मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल टैग, TR टैग, TD टैग काम में लेना ही होगा। वो फिक्स रूल है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन XML के अंदर प्री डिफाइंड जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टैग्स को क्रिएट करते हैं, फिर उन टैग्स के थ्रू ही हम डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं। तो कभी भी हमारे पास में अगर क्लाइंट सर्वर का कम्युनिकेशन हो रहा है या कोई भी दो सिस्टम्स में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेसिफिकली वेब डेवलपिंग के केस में। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, वेब डेवलपर्स जो हैं हमेशा हमारे पास में वेब पेजेस बनेंगे और वेब पेजेस में जभी भी हमें लेआउट बनाना होता है, मतलब हमारा पेज एंड यूजर एंड पे किस तरीके का दिखेगा, तो उस डिजाइनिंग के लिए हम HTML को ही काम में लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर दो सिस्टम्स नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है तो वो आपस में कंपैटिबल भी हो। कंपैटिबल का मतलब जरूरी नहीं है कि अगर मेरे सिस्टम के अंदर कोई फाइल सपोर्टेड है तो वो आपके सिस्टम के अंदर भी सपोर्टेड है। अब HTML के साथ में हमारा स्ट्रक्चर भी जा रहा है और हमारा डेटा भी जा रहा है, लेकिन वो मेरे सिस्टम के अंदर मान लीजिए उसमें कुछ ऐसा डेटा है कि वो अपने आप में ही एन्क्रिप्शन हो गया और वो फाइल ओपन ही नहीं हो रही है। आपके सिस्टम में परफेक्टली रन कर रही है, लेकिन मेरे सिस्टम में वो काम नहीं कर रही। तो फिर कैसे काम होगा? ये तो प्रॉब्लम हो गई। हम कभी भी वेबसाइट्स वगैरह को ढंग से काम में ले ही नहीं पाएँगे, कभी उन्हें एक्सेस ही नहीं कर पाएँगे। तो जो वेब डेवलपर्स हैं वो सिर्फ HTML को ही नहीं बल्कि XML को भी काम में लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे बेसिकली सिर्फ डिजाइन बताना है कि डेटा किस तरीके का दिखेगा, तो उसके लिए हम HTML को काम में लेते हैं। लेकिन अगर हम डेटा को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड के, और जब कम्युनिकेशन में एक्सचेंज होगा तो किस तरीके से डेटा जाएगा, उसको डिफाइन किया जाता है XML के थ्रू। तो बेसिकली XML क्या है? अलग अलग टैग्स है जिनके अंदर हमारे पास में डेटा प्रेजेंट होगा। उन डेटा को स्टोर करने के लिए, उन डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए और उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे XML प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है और इसे इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि कभी भी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज नहीं आए, हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि अगर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा जा रहा है तो वो तो सारे सिस्टम के अंदर एक्सेप्टेबल होता है, चाहे किसी भी सिस्टम की हम बात करें। तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए वी ऑलवेज यूज HTML और स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए वी यूज XML। तो कभी भी इंडिविजुअली XML काम नहीं करेगा, इंडिविजुअली HTML काम नहीं करेगा, दोनों साथ में काम करते हैं। ये हमारे डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर होगा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में और किस तरीके से रिसीवर एंड पे हमारा डेटा दिखेगा, वो HTML डिसाइड करता है। तो यहाँ पे दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते हैं और यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल
मुझे यहाँ पे 300 एज़ अ वैल्यू को काम में लेना है। मान लीजिए मैंने यूज़र से इनपुट लिया है या मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट करी है, 300 टाइप का कुछ डेटा पास किया है। अब 300 क्या है? हमें क्या पता क्या डेटा है? अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का टेक्स्ट मुझे क्रिएट करना हो, एचटीएमएल की अगर बात करते हैं, टेक्स्ट अगर क्रिएट करना होता है तो क्या करते हैं? पैराग्राफ टैग क्रिएट करते हैं, ठीक है? उसके अंदर हम सारा टैग लिख देते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग हमें करवानी है। या फिर हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम लोग डेटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि डेटा किस टाइप का आने वाला है। लेकिन मैं जब प्रिंट उसे करवा रही हूँ या जब मैं स्पेसिफिकली किसी को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रही हूँ, तो उन्हें तो प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा ना कि एक्चुअली में क्या डेटा हमने डिस्प्ले करवाया है। अब मैं 3000 एज़ अ डेटा कंसिडर कर रही हूँ, तो ये 3000 तो कुछ भी हो सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो ये 3000 किसी का रैंक हो सकता है। सैलरी की अगर बात करें एम्प्लॉयी की, तो ये किसी का बोनस हो सकता है। अगर गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो 3000 हमारे पॉइंट्स या हमारे स्कोर भी हो सकते हैं। तो प्री डिफाइंड टैग को अगर काम में लेंगे तो आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली में ये वैल्यू क्या काम करेगी। तो इसी वजह से एक्सएमएल के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टैग्स को क्रिएट करते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो यहाँ पे मैं रैंक नाम का एक टैग क्रिएट करूँगी, उसके अंदर वैल्यू लिखूँगी और इस रैंक टैग को क्लोज़ कर दूँगी। अब ये मैंने क्रिएट किया है, प्री डिफाइंड जैसा कुछ नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे बोनस या सैलरी रिलेटेड काम है, तो मैंने बोनस नाम का एक टैग क्रिएट किया, वैल्यू लिखी और उस टैग को क्लोज़ कर दिया। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे स्कोर रिलेटेड कुछ काम है, तो स्कोर टैग क्रिएट किया, वैल्यू लिखी और स्कोर टैग को क्लोज कर दिया। तो अगर अब यूजर को हमें डिस्प्ले करवाना होगा, तो हम लिखेंगे स्कोर और फिर उसकी वैल्यू। तो बेसिकली टैग को यूज करके उसके साथ में क्या डेटा एसोसिएटेड है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे होगा? उसके लिए हम आगे एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप बस इतना याद रख लीजिए कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टैग क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अब इतने पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन देन प्लीज डू आस्क और एल्स विल मूव अहेड। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे जब हम एक्सएमएल का क्रिएशन करेंगे और जब हम लोग पाइथन में उसे काम में लेंगे, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं वहाँ पे बार-बार काम में लूँगी। तो उसके लिए मैं एचटीएमएल के टर्म्स में आपको वो कॉमन टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि एक्सएमएल में हम वही चीज़ें काम में लेते हैं। देखिए, जभी भी हम किसी भी तरीके का वेब पेज क्रिएट करते हैं, वैसे तो ये जो टॉपिक है, ये आप नेक्स्ट ईयर वेब टेक्नोलॉजी में यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डिटेलिंग में पढ़ोगे, थोड़ा अलग तरीके की वर्किंग होती है। तो बेसिकली करता क्या है ये, जभी भी हम किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब वेब पेज क्रिएट करके उसे ब्राउज़र के अंदर लोड करते हैं। तो होता क्या है, ब्राउज़र उस कंप्लीट डॉक्यूमेंट का एक मॉडल क्रिएट कर देता है। मतलब क्या है, देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा एक टर्म है, एक मॉडल क्रिएट होगा उस डॉक्यूमेंट का जो हमने क्रिएट किया है। अब अज़्यूम कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया, ठीक है? सबसे पहले एचटीएमएल टैग को स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद हेड टैग, हेड के अंदर मैंने टाइटल लिख दिया और माय टाइटल, उसके साथ में टेक्स्ट एसोसिएट करवा दिया। सिमिलरली मैंने बॉडी टैग क्रिएट किया है। इस बॉडी टैग के अंदर मैंने एक एंकर टैग बना दिया है और एक हेडिंग बना दी है। अब हेडिंग H1 से लेके H6 तक हो सकती है। मैंने H1 टाइप की हेडिंग एक क्रिएट कर दी। लिंक क्रिएट कर दिया है, क्लिक मी हाइपर रेफरेंस नहीं सेट किया। बहुत ही सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इसको रन करेंगे तो हमारा वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, स्टैटिक टाइप का वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही इसे हम ब्राउज़र के अंदर लोड करेंगे, तो वहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और वो स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इन तीनों टर्म्स का अगर हम मतलब समझे, तो सिंपली मतलब इतना सा है, ये डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट हमने लोड किया है, वो रिप्रेजेंट करता है ये डॉक्यूमेंट वर्ड। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमने अब डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टैग्स काम में लिए होते हैं, जैसे कि एचटीएमएल, हेड, टाइटल, बॉडी, एंकर, H1, जितने भी टैग्स हम लोगों ने काम में लिए हैं, वो कहलाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने काम में लिए हैं, वो किस तरीके से आपस में अरेंज होंगे, वो कहलाता है हमारा मॉडल। मॉडल का मतलब सिंपली इतना सा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने काम में लिए हैं, वो एक ट्री टाइप के स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे।
सब लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, सबको पता है कि ट्री कैसे काम करता है। तो जभी भी किसी भी तरीके का आप वेब पेज क्रिएट करते हो, whether we talk about HTML और whether we talk about XML, तो यहाँ पे होगा क्या, हमारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑब्जेक्ट्स मतलब टैग्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उन टैग्स का एक हायरार्किकल यानी कि ट्री टाइप का स्ट्रक्चर, एक ट्री टाइप का लेआउट फॉर्म होगा और ये सारा काम ब्राउजर करता है, ठीक है? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफर्स टू द वेब पेज वी हैव क्रिएटेड, object refers to the tags that we have used, and model represents the hierarchical representation of all the data. तो यहाँ पे अगर hierarchical representation की बात करते हैं तो हमारा जो representation होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे मेन टैग होता है, जिसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, HTML टैग स्टार्ट करते हैं उसके अंदर ही सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो जो HTML टैग होता है वो कहलाता है हमारा रूट एलिमेंट। ट्री टाइप का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको कहा, तो जो पेरेंट नोड होती है वो रूट नोड कहलाती है और बाकी सारी नोड्स को हम चाइल्ड नोड्स कहते हैं। तो दैट इज द एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट। यहाँ पे जो सबसे मेन टैग होता है हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर वो रूट एलिमेंट या रूट टैग कहलाता है। अब उसके अंदर अगर हमने कोई और टैग्स क्रिएट किए होते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे चाइल्ड टैग। तो यहाँ पे जो HTML का डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर दो टैग्स प्रेजेंट है, एक है हेड टैग और एक है बॉडी टैग। तो इस HTML के दो चाइल्ड हो गए, पहला चाइल्ड ये है, दूसरा चाइल्ड ये है। अब यहाँ पे वो डेटा स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट नहीं है कि दो ही चाइल्ड होंगे कि तीन ही चाइल्ड होंगे, हम जितने चाहे उतने चाइल्ड बना सकते हैं, बस ट्री टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। अब हेड टैग के अंदर मैंने फर्दर एक और टैग क्रिएट कर रखा है, तो वो कौन सा टैग है, टाइटल टैग। तो यहाँ पे टाइटल टैग चाइल्ड हो गया और हेड टैग पेरेंट हो गया। तो इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है, ठीक है। नाउ सेम गोज फॉर द बॉडी टैग। बॉडी के अंदर भी मैंने दो टैग्स यहाँ पे क्रिएट करे, एंकर एंड H1। तो इस बॉडी के फर्दर दो चाइल्ड हैं, एंकर और H1। तो ये दोनों चाइल्ड हो गए, ये पेरेंट हो गया और ये ग्रैंड पेरेंट टाइप हो गया। तो इसी तरीके का ट्री टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द XML फाइल। अब अलग-अलग टैग के साथ में मैंने अलग-अलग एट्रीब्यूट्स काम में लिए हैं, अलग-अलग टेक्स्ट प्रॉपर्टी को काम में लिया है। टाइटल के साथ में मैंने माय टाइटल टेक्स्ट लिखा था, एट्रीब्यूट के साथ में मैंने क्लिक मी नाम का एक टेक्स्ट एसोसिएट करवाया है जिस पे क्लिक करके हम लोग लिंक को ओपन करेंगे। अब href हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, सेम गोज फॉर द H1, ये भी हमारा एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट होता है जब भी हम किसी भी तरीके का वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो इस जो पूरी कहानी मैंने आप लोग को बताई है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये आपको सिर्फ इतना सा बताने के लिए है कि जब भी कोई वेब पेज होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेंगे। जो मेन टैग हम लोग काम में लेते हैं वो रूट टैग कहलाता है और उसके अंदर जितने टैग्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे चाइल्ड टैग्स। अब हर एक चाइल्ड टैग का अपना कुछ एट्रीब्यूट हो सकता है, अपनी कुछ टेक्स्ट हो सकते हैं, अलग-अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो यही सेम कंसेप्ट अब हम XML के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द XML फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे XML की फाइल को क्रिएट करने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी भी तरीके की वर्किंग कर रहे हैं तो पहली चीज तो सारी वर्किंग टैग के अंदर हो। ये तो हम लोगों ने देख लिया क्योंकि रूट टैग है, चाइल्ड टैग है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज है, फिर उसके एट्रीब्यूट। लेकिन जब भी हम यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक रूट टैग का होना यानी कि एक पेरेंट का होना कंपल्सरी है। अगर नहीं होगा और आपने मल्टीपल टाइम सेम टैग लिख रखा है तो फिर आती है प्रोग्राम के अंदर एरर। तो पहला रूल ये है कि हमारे पास में रूट टैग होना जरूरी है। दूसरा रूल ये है कि जो XML होता है हमारा वो केस सेंसिटिव होता है। HTML के अंदर अगर हम यहाँ पे चाहें तो कैपिटल में भी HTML लिख सकते हैं और चाहे तो स्मॉल के अंदर भी लिख सकते हैं, किसी तरीके का कोई एरर नहीं आता है। लेकिन XML के अंदर क्योंकि यहाँ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टैग्स को क्रिएट कर रहे हैं तो चीजें यहाँ पे HTML की तरह काम नहीं करती है, सारी चीजें यहाँ पे केस सेंसिटिव ही होंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल,
देखिए, जभी भी हम यहाँ पे एचटीएमएल पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को ओपन किया है और मैंने बोल्ड टैग को ओपन कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, अब फाइल को रन किया, तो मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं आती है, ठीक है? यहाँ पे मैंने टैग्स को ओपन कर दिया है, टैग्स को क्लोज़ नहीं किया। आप रन करोगे तो यहाँ पे कभी भी एरर नहीं आएगी, पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा और बोल्ड के अंदर टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले भी हो जाएगा। लेकिन एक्सएमएल के अंदर अगर आपने किसी टैग को ओपन किया है, तो उसे क्लोज़ करना कंपल्सरी है, वरना आएगी प्रोग्राम के अंदर एरर। दैट इज़ द थर्ड रूल। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल ये है कि हर एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं वो या तो सिंगल कोट्स में होनी चाहिए या डबल कोट्स में होनी चाहिए। मतलब हम यहाँ पे आईएमजी टैग से समझते हैं। देखिए, आईएमजी टैग के साथ में हम एसआरसी स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे हाइट और विड्थ देते हैं। अब हाइट और विड्थ अगर मुझे 200 बाय 200 सेट करनी है, तो मैं चाहूँ तो कोट्स के अंदर भी दे सकती हूँ और चाहूँ तो मैं इन कोट्स को अवॉइड भी कर सकती हूँ। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलता है। लेकिन एक्सएमएल के अंदर अगर आपने किसी भी टैग का एट्रीब्यूट काम में लिया है, तो वैल्यू को कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करना कंपल्सरी है। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स जो चाहे वो आप काम में ले सकते हो, पर कोट्स होना ज़रूरी है। तो एक्सएमएल की फाइल को क्रिएट करते टाइम ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब किस तरीके से फाइल क्रिएट होती है और कैसे क्रिएट करते हैं, इसी का एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारा आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जो मैंने एक्चुअली में वर्किंग करवाई है, बेसिकली मैं कंसिडर करके चल रही हूँ एक मूवी स्टोर। जैसे कि आप लोगों ने तो आई डोंट नो ऐसा नहीं फेस किया होगा, आजकल तो थिएटर्स में बहुत ईज़िली हम लोग चले जाते हैं। लेकिन व्हेन आई वाज़ ऑफ योर एज या उससे भी पहले व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, तो यहाँ पे थिएटर्स में इतना फ्रीक्वेंटली कोई नहीं जाता था। हम लोग क्या करते थे, हम लोग सीडीज़ परचेज़ करके लाते थे एंड देन वी यूज्ड टू वॉच इट एट होम्स, ठीक है? तो सीडी परचेज़ करने के लिए किसी न किसी स्टोर पे तो जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे स्टोर में सिर्फ एक ही टाइप का कलेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है कि ओल्ड हॉलीवुड हिट्स, ओल्ड बॉलीवुड हिट्स या फिर क्लासिक मूवीज़ होता है, न्यू अराइवल्स होता है, कॉमेडी एक सेक्शन होता है, उसके अलावा कुछ और भी सेक्शंस हो सकते हैं लाइक एक्शन हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, हॉरर हो सकता है। तो अलग-अलग तरीके के यहाँ पे हमारे पास में मूवी के जॉनर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के कलेक्शन को कंसीडर कर रही हूँ अभी, दैट इज़ न्यू अराइवल्स। तो मैं मान के चल रही हूँ कि जिस मूवी स्टोर में मैं जा रही हूँ, वो हमेशा नया कलेक्शन स्टोर करके रखता है। पुराने का क्या करता है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे न्यू अराइवल जो कैटेगरी है, उसको कंसीडर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें टैग्स के अंदर डिफाइंड है, तो मैंने मेरा एक रूट टैग यहाँ पे बना दिया है, जिसका नाम है कलेक्शन। अब ये मैंने खुद बनाया है मेरी मर्ज़ी से, मूवी के कलेक्शन को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे मूवीज़ भी लिख सकती थी, एबीसीडी भी लिख सकती थी, एक्स-वाई-ज़ेड भी लिख सकती थी। जो चाहे वो टैग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन टैग को स्टार्ट कर दिया और एंड में इस कलेक्शन टैग को मैंने क्लोज़ भी कर दिया है। हर एक ओपनिंग टैग के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग टैग स्पेसिफाई करना कंपल्सरी है। तो यहाँ मैंने ओपन किया है और यहाँ मैंने इस कलेक्शन टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अभी जैसा लॉकडाउन स्टेज है तो कोई न्यू अराइवल जैसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इसी मूवी स्टोर के अंदर कुछ और ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवा दूँ। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन-सी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग-अलग टैग्स के साथ में एट्रिब्यूट को भी यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एट्रिब्यूट्स का सिंपली मतलब होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। जैसे आईएमजी का एसआरसी होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है। पैराग्राफ की अगर बात करें तो बैकग्राउंड हो सकता है, फोरग्राउंड हो सकता है, बैकग्राउंड इमेज हो सकता है। देयर आर वेरियस डिफरेंट एट्रिब्यूट्स एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक टैग। तो यहाँ पे जो कलेक्शन नाम का टैग मैंने क्रिएट किया है, उसमें मैंने शेल्फ नाम का एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया, जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी न्यू अराइवल्स। तो अगर यहाँ पे कलेक्शन टैग एग्जिस्ट करता है और न्यू अराइवल्स उसकी वैल्यू है, तो ही हम आगे वर्किंग करवाएँगे। कुछ इस तरीके की वर्किंग अगर हमें करवानी हो, तो वहाँ पे ये एट्रीब्यूट हमारे काम आएगा। अब एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू को हमेशा कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करना है, तो मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में लेस देन का सिंबल, ओपनिंग जो ब्रैकेट हम कहते हैं वो, देन टैग का नाम, फॉलोड बाय स्पेस, एट्रीब्यूट अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे ही इस एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है तो एट्रीब्यूट इक्वल्स टू उसकी वैल्यू फॉलोड बाय क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो ये पहला रूट टैग हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इतने पार्ट में किसी को कंफ्यूजन?
ऑलराइट, तो सबसे पहला जो हमारा रूट टैग है वो तो हमने इधर क्रिएट कर लिया है। अब इस रूट टैग के अंदर हो सकता है चाइल्ड हो सकता है चाइल्ड नहीं हो। मैं तो कंसिडर करके चल रही हूँ कि यहाँ पे अलग-अलग तरीके की मूवी की इन्फॉर्मेशन हो। अब जो मूवी है उसका अपना एक नाम होता है, उसका अपना एक जॉनर होता है, मतलब वो किस टाइप की है, वॉर है, एक्शन है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, सुपरनैचुरल है, क्या है। सिमिलरली उसका अपना एक रन टाइम होगा, उसका अपना एक रिलीज ईयर होगा, एक्टर होगा, डायरेक्टर होगा, स्टोरी लाइन होगा, कुछ भी अलग-अलग तरीके की यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ एट्रीब्यूट के थ्रू भी काम करवा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फर्दर टैग्स क्रिएट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस कलेक्शन टैग के अंदर यानी कि रूट टैग के अंदर यहाँ पे 3 चाइल्ड क्रिएट करे हैं, यानी कि 3 मूवी टैग्स क्रिएट करे हैं। तीनों का नाम सेम है, तीनों मूवी टैग है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे किसी मूवी की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाना है। अब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कौन से मूवी की इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो, मैं इजीली स्पेसिफिकली किसी एक को प्रिंट करवा पाऊँ, उसके लिए मैंने हर एक मूवी टैग के साथ में एक एट्रीब्यूट एसोसिएट करवाया है, दैट इज टाइटल। हर एक मूवी का अपना नाम होता है, तो यहाँ पे मूवी का टाइटल इक्वल्स टू एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट इक्वल्स टू उसकी वैल्यू आएगी, तो टाइटल इज इक्वल्स टू एनिमी बिहाइंड मैंने लिख दिया है एन एंगुलर ब्रैकेट क्रॉस। सिमिलरली जो भी टैग ओपन करते हैं उसे क्लोज करना कंपलसरी है, तो यहाँ पे ये मूवी टैग क्लोज हो गया। सेकेंड मूवी टैग के अंदर मैंने टाइटल लिख दिया है ट्रांसफॉर्मर्स, फिर मूवी टैग को क्लोज कर दिया। थर्ड मूवी टैग के अंदर मैंने लिख दिया द डार्क नाइट और मूवी टैग को क्लोज कर दिया है। अब हर एक मूवी के अपने कुछ फीचर्स होंगे, अपना टाइप होता है, रन टाइम है, ईयर है, तो मैंने फर्दर इस मूवी टैग के अंदर 3 टैग्स और बना दिए, यानी कि इन तीनों का पेरेंट है मूवी और इस मूवी का पेरेंट है कलेक्शन। तो ये ग्रैंड पेरेंट, ये पेरेंट और ये चाइल्ड, कुछ इस तरीके का ट्री टाइप का स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है। ये मेन रूट एलिमेंट, ये फर्दर उसके चाइल्ड्स और ये तीनों फर्दर इसके चाइल्ड्स। अब यहाँ पे मैंने मूवी टैग के अंदर कॉमन टाइप के टैग्स लिए हैं, टाइप, रन टाइम एंड ईयर। यहाँ पे भी टाइप, रन टाइम एंड ईयर और यहाँ पे भी टाइप, रन टाइम एंड ईयर। हर एक मूवी का अपना एक टाइप है जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप टैग के साथ में एक एट्रीब्यूट सॉरी टेक्स्ट एसोसिएट करवा दिया है, दैट इज वॉर एंड एक्शन। तो जो ये एनिमी बिहाइंड मूवी है हमारी, ये वॉर रिलेटेड है, एक्शन टाइप की मूवी है। जो टैग ओपन किया है उसको क्लोज करना कंपल्सरी है, तो यहाँ पे टाइप को क्लोज कर दिया। सिमिलरली मैंने एक और टैग क्रिएट किया, रन टाइम। टैग क्रिएट हो गया 106 मिनट, इससे टेक्स्ट एसोसिएट करवा दिया, रन टाइम को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए हम सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे जैसे हम लोग एचटीएमएल में करते आए हैं, स्लैश देन फॉलोड बाय हमारे टैग का नाम। यहाँ पे उस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टैग इज ईयर। ईयर में मैंने रिलीज ईयर लिख दिया, 2003 के अंदर ये मूवी आई थी और फिर मैंने उस ईयर टैग को क्लोज कर दिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू मूवी टैग एज वेल। टाइप साइंस फिक्शन, टाइप क्लोज, रन टाइम 143 मिनट्स, रन टाइम क्लोज, ईयर 1989, ईयर क्लोज। नाउ द लास्ट मूवी द डार्क नाइट। डार्क नाइट में भी सेम, टाइप में एक्शन एडवेंचर, टाइप क्लोज, रन टाइम में 152 मिनट, रन टाइम क्लोज एंड ईयर में 208 रिलीज ईयर और ईयर क्लोज। यहाँ पे मूवी टैग सारे क्लोज कर दिए हैं, जो फर्दर 3 चाइल्ड्स बनाए हैं वो सारे टैग्स भी क्लोज हो गए हैं और हमारा मेन रूट टैग भी क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सएमएल की फाइल क्रिएट कर ली है, तो बेसिकली हम जो डेटा को एक्सेस करने वाले हैं वो है ये डेटा। आई एम श्योर आप सब लोगों ने विकिपीडिया पे कभी-कभी किसी मूवी को सर्च किया होगा, तो वहाँ पे कंप्लीट टैबुलर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है। पहले मूवी का नाम, फिर कास्ट, फिर डायरेक्टर, फिर राइटर, फिर स्क्रीन प्ले आता है, फिर रन टाइम आता है, तो कुछ उसी तरीके का काम हम कर रहे हैं। वेबसाइट है हमारी, उस पे डेटा डिस्प्ले होगा। अब सारा डेटा तो सर्वर पे स्टोर होता है, तो ये सारा डेटा सर्वर से आएगा हमारे पास में या फिर जो भी नेटवर्क है हमारा वहां से आएगा। तो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना है। किस तरीके से डेटा डिस्प्ले होगा, किस तरीके से डेटा ट्रैवल करेगा, उसके लिए तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें काम में लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम काम में लेंगे दैट विल बी पाइथन। तो बेसिकली एक्सएमएल की फाइल को अगर हमें किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर काम में लेना है, वेदर इट्स जावा और इट्स पाइथन और इट्स एनी अदर लैंग्वेज, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले फाइल को पार्स करना पड़ता है। अब पार्स का मतलब क्या होता है? पार्स का मतलब सिंपली इतना सा होता है कि जो भी फाइल हमने क्रिएट करी है,
उस फाइल में से हम सारे डेटा को एक साथ रीड कर लेंगे। जैसे फाइल के साथ में हमने रीड मेथड पढ़ा था, क्या करता था, एक साथ सारे डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर देता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास में सारा डेटा इकट्ठा एक साथ आ जाएगा। अब उस डेटा को हमें छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अलग-अलग है ना, अलग-अलग मूवी टैग्स हैं, अलग-अलग टाइप है, अलग-अलग रन टाइम है और अलग-अलग ईयर है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने रीड की है, उसे अलग-अलग पीसेस में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को फिर आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। अब वो कैसे होता है, उसके लिए एक मॉड्यूल हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन इस फाइल के अंदर अगर किसी को कन्फ्यूजन है, देन प्लीज डू आस्क। सबको क्लियर है? ऑलराइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे मैंने कहा कि फाइल को पास करना पड़ेगा, मतलब पहले रीड करना पड़ेगा, देन ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल अवेलेबल है। इनफैक्ट हमारे पास में सेम वर्किंग के लिए 2 मॉड्यूल्स अवेलेबल होती है। पहला मॉड्यूल होता है ई ट्री मॉड्यूल। सिमिलरली एक और मॉड्यूल होता है हमारे पास में, दैट इज डॉम डॉट मिनी डॉम। लेकिन हम जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वो ई ट्री का ही है। मिनी डॉम वाला पार्ट हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि डॉम अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। डॉम की वर्किंग अलग होती है, उसमें अलग तरीके से रूल्स काम करते हैं। ठीक है? तो जो मॉड्यूल हम काम में लेने वाले हैं वो है ई ट्री नाम का मॉड्यूल, जो कि प्रेजेंट होता है एक्सएमएल नाम की मॉड्यूल के अंदर, जो पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड है, हमारे पास में अवेलेबल होती है। अब इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में एक क्लास होती है, दैट इज एलिमेंट ट्री। इस क्लासेस के अलग-अलग प्रॉपर्टीज यानी कि अलग-अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं और अलग-अलग टाइप के मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके हम एक-एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम किन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है ये 4 पॉइंट्स। देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा मुझे मूवी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे टाइप चाहिए, मुझे यहाँ पे रन टाइम चाहिए या मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे ईयर चाहिए। तो वो एक्चुअली में है क्या? वो टैग ही तो है हमारे। तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट 3 के साथ में टैग प्रॉपर्टी को आगे काम में लेंगे, एग्जांपल में कैसे होता है ये? तो टैग प्रॉपर्टी को अगर काम में लेंगे, तो इसका सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हम यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रिंग को काम में ले रहे हैं, जो ये डिफाइन कर रही है कि किस टाइप का डेटा हम लोग ने काम में लिया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइप की, तो टाइप क्या है हमारा? जॉनर है। जॉनर क्या होगा? फिक्स जॉनर्स है, एक्शन, वॉर, समथिंग लाइक दैट। तो किस टाइप का डेटा हम लोग हैंडल कर रहे हैं, वो डिफाइन करता है ये टैग। अब हर एक टैग के साथ में उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है? तो वो डिफाइन होते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ पे हमें एट्रिब नाम की प्रॉपर्टी को काम में लेना पड़ता है। तो जभी भी हम यहाँ पे इस एलिमेंट ट्री का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या फिर हम लोग इस कंप्लीट ट्री टाइप के स्ट्रक्चर को एक्सेस करेंगे, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक टैग के साथ में, वो सारे एट्रीब्यूट्स डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू के पेयर। की क्या बनेगा? जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है, एट्रीब्यूट का नाम लिखा, और वैल्यू क्या बनेगी? एनवी बिहाइंड, यानी कि कर्ली ब्रेसेस टाइटल कोलन एनवी बिहाइंड। कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे पास में एट्रीब्यूट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो डिक्शनरी में से कैसे वैल्यू फेच करते हैं ये तो हमें पता ही है, लेकिन थोड़ा-सा अलग तरीके से काम होगा, हम एग्जांपल में देखेंगे। तो टैग और एट्रीब्यूट 2 चीजें। थर्ड चीज होता है टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग यानी कि एक्चुअली में जो हमारा डेटा है, वो क्या है, जो हमें डिस्प्ले करवा। अब एक्चुअली में हमारा डेटा क्या है? ये जो हमने टैग्स के बीच में लिखा है, एक्शन एडवेंचर 152 मिनट्स 200 एंड 2008, ये हमारा एक्चुअल डेटा है और ये कहलाता है टेक्स्ट स्ट्रिंग। लास्ट जो पार्ट है इस मॉड्यूल का, इस क्लास का, दैट इज चाइल्ड एलिमेंट। चाइल्ड एलिमेंट का सिंपली मतलब इतना सा है कि हमारा जो मेन टैग है, जो भी टैग को हम कंसिडर करें, चाहे मूवी टैग को कंसिडर करें या फिर हम लोग कंसिडर करें कलेक्शन टैग को, तो कितने चाइल्ड एलिमेंट्स हमारे पास में उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज चाइल्ड एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्री है, इसके अंदर हम इन चारों से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन कि कौन सी चीज क्या है? ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, सबसे पहले किसी भी तरीके की वर्किंग अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है वो इस मॉड्यूल के अंदर है और ये मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के अंदर। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इम्पोर्ट xml.e3.elementary as et।
अब इम्पोर्ट स्टेटमेंट के साथ में हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम डायरेक्टली भी काम में ले सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और फ्रॉम वाला भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रीनेम वाला स्टेटमेंट काम में लिया है। तो बेसिकली एलिमेंट ट्री से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग होगी, मैं डायरेक्टली ईटी लिख के अब काम करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे एलिमेंट का ई और ट्री का टी कैपिटल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये केस सेंसिटिव है तो उसी तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब इसी के अंदर प्रेज़ेंट है, तो इसी का ही ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है? पहले फाइल को हमें रीड करना पड़ेगा। जब तक फाइल को रीड ही नहीं करेंगे तब तक कैसा डिस्प्ले और कैसी वर्किंग। तो किसी भी तरीके की एक्सएमएल की फाइल को अगर हम रीड करें, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो पहले उसे पार्स करना पड़ता है। रीड करके अलग-अलग पार्ट्स में ब्रेक करना और फिर अलग-अलग टैग की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। तो इस एलिमेंट ट्री के अंदर हमारे पास में एक मेथड अवेलेबल है, दैट इज पार्स मेथड, जिसे हम कोट्स के अंदर हमारी एक्सएमएल फाइल का नेम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे आई थिंक मैं आपको बताना भूल गई कि जो फाइल हम लोगों ने क्रिएट करी है उसका नाम मैंने मूवीज रखा है और उसका एक्सटेंशन है हमारा एक्सएमएल। जिस तरीके से एचटीएमएल की फाइल का एचटीएमएल होता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स का डॉट जेएस होता है, सिमिलरली एक्सएमएल की फाइल्स के लिए हम लोग डॉट एक्सएमएल काम में लेते हैं। तो मैंने मूवीज नेम की एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करी है, जिसे मैंने पास किया है इस पार्स मेथड के अंदर। अब यहाँ पे होगा क्या, कंप्लीट ट्री टाइप का स्ट्रक्चर ये ईटी क्लास हमें फॉर्म करके दे देगी और रिटर्न करेगी, जो मैंने इस माई ट्री नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब अगर मैं इन दो स्टेटमेंट्स को, सिर्फ इन दो स्टेटमेंट्स को अगर रन करूंगी, तो बिना किसी एरर के हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट भी कर लिया है, फाइल के अंदर किसी तरीके का कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली हमारी जो फाइल है वो पार्स हो चुकी है और ट्री टाइप के फॉर्म में इस माई ट्री नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। तो ये है फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स जो हमें हर बारी एग्जीक्यूट करने ही करने हैं, क्योंकि जब तक पार्स नहीं हो सकता तब तक रीडिंग या डिस्प्लेइंग वाले ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं इसमें, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग बेसिक ये पार्सिंग वाला पार्ट इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, नहीं तो चाहो तो आप वेट कर लो, एक बार पूरा प्रोग्राम हो जाए उसी के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक्सएमएल की फाइल क्रिएट करके ऑफकोर्स आप देख सकते हो। तो आगे का जो भी पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए